नमस्कार दोस्तों, ये मेरा आज का वीडियो होगा कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, कब्ज के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कब्ज क्या होती है। और ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है कि मुझे लगता है कि हमारा आधा इंडिया कॉन्स्टिपेशन से परेशान है। अमेरिका में एक स्टडी के हिसाब से 50+ में 1/3 लोगों को समस्या थी कॉन्स्टिपेशन की। किताबों में तो ये दिया गया है और लिटरेचर में तो ये है कि अगर आपको वीक में एक हफ्ते में 3 बार से कम मोशन होता है या 3 बार तक मोशन होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन कहेंगे, या स्टूल हार्ड आता है तो कॉन्स्टिपेशन है। लेकिन मेरे पर्सनल विचार में ये डेफिनेशन उतनी सही नहीं बैठती। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पेशेंट को लगता है कि मुझे पॉटी खुल के नहीं आई और ये फीलिंग रहती है दिन भर, तो उसको कॉन्स्टिपेशन है। अब कॉन्स्टिपेशन के नुकसान क्या हैं? आपका पूरा दिन गंदा कटता है, आपके पेट में अफारा रहता है, बार बार गैस बनती है जो निकलती रहती है, आपको साइकोलॉजिकली डिप्रेशन आता है। और अगर ये कॉन्स्टिपेशन सीरियस है और ज़्यादा है और स्टूल हार्ड है तो एल्डरली एज ग्रुप में 60-70 से ऊपर में स्टूल के इंटेस्टाइन में रुकने से सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, या कि खाने का पैसेज नीचे जाना रुक जाता है। एक और सीरियस बात आती है कि इससे जो ऑर्गेनिज्म है, जो स्टूल का ई कोलाई नाम का इन्फेक्शन होता है, वो इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करके ब्लड में मिल सकता है। और एल्डरली एज ग्रुप की इम्यूनिटी कम होती है। अगर या वो कोई स्टीरॉयड पर होते हैं एल्डरली पीपल और उनको कॉन्स्टिपेशन होती है तो उनको सेप्टिसीमिया भी हो जाता है, जिसको ई कोलाई सेप्टिसीमिया कहते हैं। तो बात मेरे आज के वीडियो की ये थी कि सबसे पहले हम कॉन्स्टिपेशन में क्या करेंगे, वो है कि हम अपनी डाइट को ठीक करेंगे। वेजिटेरियन डाइट लेने में कॉन्स्टिपेशन कम आती है क्योंकि स्टूल का बल्क अच्छा बनता है। दोस्तों, जब हम खाना खाएंगे उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव एक रिफाइंड वर्क है इंसेक्टिसाइड्स का। यानी कि जब भी आप कोई आटा खाते हैं जो कि 1 साल तक खराब नहीं होगा तो उसमें कुछ ऐसा मिला होता है कि कीड़े ना पड़े, तो उनसे हमारे इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको एटलीस्ट इस चीज़ को तो अवॉइड करना पड़ेगा। अब हाइड्रेशन भी होनी अच्छी चाहिए, पानी इतना पीना चाहिए एटलीस्ट 3-4 लीटर। मैंने तो पहले भी वीडियो में बताया एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास रोज के, कि इंटेस्टाइन को अच्छी लुब्रिकेशन रहे। अब कई बार आप खाना तो बदल लेंगे लेकिन दवाइयाँ नहीं बदल सकते जो आप खा रहे हैं। 50 ईयर्स प्लस में डायबिटीज़ की दवाई चल रही होती है, कई मरीजों को ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही होती है, डिप्रेशन की दवाई चल रही होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि डिप्रेशन की दवाइयाँ भी कॉन्स्टिपेशन करती हैं। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तो नोटोरियस है कॉन्स्टिपेशन करने में, जो कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट होते हैं, बीटा ब्लॉकर होते हैं। और ये जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं इनसे भी कॉन्स्टिपेशन होती है। और हम लोग डॉक्टर लोग कहते हैं ये डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयाँ जो डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली दवाइयाँ हैं, वो भी हमारी टमी को अपसेट कर जाती हैं। तो मेरा आज का वीडियो था कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो इसके लिए सबसे कारगर उपाय क्या है। एक तो जो मैंने पहले आपको बताया, पानी खूब पीना, बिना प्रिजर्वेटिव के खाना, वेजिटेरियन डाइट पर जाना। इसके साथ आप कौन सा लैक्सेटिव लें। अगर आप एडवर्टाइजमेंट सुनेंगे तो कितने आयुर्वेदिक चूर्ण की बात होती है जो खाने से, मैं नाम ट्रेड नेम नहीं लेना चाहूँगा, तो आपको पता होना चाहिए जो बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव मिलते हैं मार्केट में वो कैसे कैसे असर करते हैं। एक तो होते हैं बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, ये पानी को सोखकर मल के हमारे स्टूल के बल्क को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे स्टूल और नरम हो जाता है। और ये फिर हमारे बड़ी आंत के सिकुड़ने और स्टूल को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जैसे ही जो स्टूल का बल्क बढ़ेगा तो कोलन बढ़ेगा, तो एक्सपैंड करेगा, तो उसको फिर सेकेंडरीली सिकुड़ने में हेल्प मिलती है। दूसरे होते हैं ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, ये आसपास के टिश्यू से पानी को आंतों में खींचते हैं, जिससे स्टूल नरम हो जाता है और स्टूल को बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। फिर होते हैं इंटेस्टाइनल एक्साइटर, जिसके ऊपर मेरा आज का ये वीडियो था। मैं आज बेसिकली कैस्टर ऑयल की बात करूंगा, जिसके ऊपर मैं 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ और काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया है। ये हमारे इंटेस्टाइन के मसल्स जो होते हैं उसको सिकुड़ने में और आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं।
जैसे आपने केंचुआ देखा है, और जो बारिशों के बाद बाहर निकलता है वो क्या करता है, वो जब चलता है तो सिकुड़ता है, फिर खुलता है, फिर सिकुड़ता है। हमारी इंटेस्टाइन भी कोई रिजिड पाइप नहीं है, ये भी पेरिस्टाल्सिस होते हैं इसके अंदर, ये सिकुड़ती है फिर खुलती है, सिकुड़ती है खुलती है, इस तरीके से स्टूल को आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो ये जो होते हैं लैक्सेटिव, ये हमारे इंटेस्टाइन के मसल को सिकोड़ने और एक्साइट करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन ठीक हो। और एक होते हैं जो हमारे स्टूल को नर्म करने वाले लैक्सेटिव होते हैं, ये पानी की मात्रा हमारे स्टूल में बढ़ा देते हैं, जिससे कि स्टूल नर्म हो जाता है और आगे पास करना स्टूल को आसान हो जाता है। फिर होते हैं चिकनाई वाले, फिसलन पैदा करने वाले लैक्सेटिव। जो मार्केट में सबसे कॉमन बिकने वाला लैक्सेटिव है, मैं ट्रेड नेम नहीं लूंगा, इसमें दो चीजों का मिक्सचर है। एक तो है मिल्क और मैग्नीशिया का दूध, जो एक ऑस्मेटिक लैक्सेटिव है, जो कि अंदर वाटर सोखता है और जुलाब का काम करता है, और मोशन जो है ज्यादा बल्क में बनता है, जो इंटेस्टाइन को सिकेडली, बिकॉज वो एक्सपैंड कर रहा है, हेल्प करता है। और दूसरा इसमें होता है लिक्विड पैराफिन, जो एक चिकनाई का काम करता है। इस तरह से ये स्टूल निकालने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं हम कैस्टर ऑयल की। कैस्टर ऑयल एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल लैक्सेटिव है, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन के मसल्स पर काम कर कर, छोटी आंच पर भी काम कर कर, मैं रिपीट कर दूं, छोटी आंच पर भी काम कर कर उसको इरिटेट करके, उसको कंस्ट्रिक्ट और एक्सपैंड करके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पैदा करता है और एक सेंस ऑफ कंप्लीट इवैक्यूएशन देता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस के हिसाब से ये वाला जो एक्साइटरी लैक्सेटिव है, ये बाकी और से ज़्यादा हेल्प करता है और हमारे इंटेस्टाइन को ज़्यादा हिलाता है, निचोड़ता है और सिकुड़ने का कारण बनता है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई आदमी कैस्टर ऑयल लेता है तो ये इंटेस्टाइन को ज़्यादा मूवमेंट करने के लिए एक्साइट करता है, और ये बढ़ी हुई इंटेस्टाइनल मूवमेंट स्टूल को इंटेस्टाइन से गुजरने में और एनस कैनाल से निकलने में हेल्प करती है। अब बेसिक बात आती है कि कैस्टर ऑयल क्या हम यूज कर सकते हैं। अब तक आप मुझसे जुड़े रहे, शुक्रिया, लेकिन एंड बहुत जरूरी है इस बात का, ये आपको समझने के लिए। कैस्टर ऑयल यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल ड्रग अथॉरिटी यूएस FDA ने भी अप्रूव किया हुआ है स्टूल के ओकेनल कॉन्स्टिपेशन में यूज करने के लिए। और इसका उपयोग कम क्यों होता है? एक तो डॉक्टर को नॉलेज नहीं है, दूसरा वो देते हुए थोड़ा डरते हैं, बिकॉज कैस्टर ऑयल प्रेग्नेंट औरतों में नहीं देना चाहिए। ये अपनी क्वालिटीज के हिसाब से जो यूट्रस है उसकी कंट्रैक्टिलिटी बढ़ाकर प्रीमेच्योर एबॉर्शन कर सकती है। और दूसरा, कैस्टर ऑयल जो है, अगर आप इसको ज्यादा यूज करोगे तो हमारे इंटेस्टाइन का मस्कुलेचर धीरे धीरे इससे थक जाएगा और बाद में इसका असर आना कम हो जाएगा। और तीसरा ये है कि इसका उपयोग जो है इसलिए भी कम होता है क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा यूज करेंगे और ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो ये फायदा करने की जगह नुकसान करेगा। और मार्केट में अवेलेबल कैस्टर ऑयल दो टाइप के आते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि ओरल यूज के लिए होते हैं, जो आप इजीली अपने डाइजेशन के साथ, खाने के साथ ले सकते हैं। दूसरे होते हैं उन पे क्लियरली लिखा होता है नॉट फॉर ओरल यूज, ओनली फॉर टॉपिकल यूज, यानी कि अपने स्किन और बालों पे लगाने के लिए। तो अगर आपने कैस्टर ऑयल को यूज करना है तो इसको हफ्ते में एक बार से ज्यादा यूज नहीं करना। आपने इसको 2.5 ml से 5 ml से ज्यादा यूज नहीं करना। आप इसको जूस में मिलाकर ले सकते हैं, थोड़े गर्म दूध में मिलाकर ले सकते हैं। मैं रिपीट कर लूं, प्रेगनेंसी ना हो, आपको इसकी कोई रिएक्शन ना होता हो और आप इसको ट्रायल बेसिस पे कोई 2.5 ml के करीब लेंगे। और अगर आपने इसको रूटीन में लेना भी है तो आप एक हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं लेंगे। और कैस्टर ऑयल जो है, आप इसकी कॉस्ट पे मत जाओ, इसकी शीशी जो है वो शीशे की होनी चाहिए और वो एम्बर कलर्ड होनी चाहिए कि डायरेक्टली सनलाइट से वो खराब ना हो। तो इसलिए मैं कैस्टर ऑयल पर आपको ये बताना चाहता था कि ये एक बिल्कुल सेफ नेचुरल ऐसा लैक्सेटिव है
जो प्रॉपर तरीके से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के मस्कुलेचर को भी कंस्ट्रिक्ट कराकर बिना आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे केचुए की मूवमेंट होती है उस तरीके से पेरिस्टाल्सिस पैदा करके हमें मोशन ला सकता है, प्रोवाइडेड इसकी डोज आप कभी भी 1 हफ्ते से ज्यादा ना लें और 1 हफ्ते में भी 1 बार से ज्यादा ना लें। और ये कब लें? कुछ स्टडीज कहती है कि जैसे आपको संडे का दिन है, आप उस दिन ले लीजिए, सुबह उठते ही जल्दी उठ जाइए 3 या 4 बजे या 5 बजे और 1 चम्मच एक जूस के छोटे गिलास में लेके ले लीजिए। आपको 4-5 घंटे बाद खुल के मोशन आ जाएगा। अगर आप वैसे यूज करना चाहते हैं तो 2.5 ml, मैं तो चाहूंगा 2 ml, सिर्फ जो छोटा सा चम्मच आता है वो आप जूस में लेकर रात को, सैटरडे रात को, जिससे अगले दिन आपको छुट्टी हो, आप लेके देखें कि आपको इसका कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो आपको अगर कोई बात पूछनी हो, अगर आप कन्विंस ना हो, तो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर अपनी बातें लिख के दे दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जवाब दूं। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।